मिडिल क्लास कौन है, क्या है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया। आप ज़रूर देखिए वीडियो, ऐसा लगेगा आप ही के बारे में वीडियो बनाया गया है। आप ही के ऊपर जो डेटा है वो फिट बैठता है, आप उस डेटा के परफेक्ट उदाहरण है आम आदमी, मैंगो पीपल के। लेकिन मिडिल क्लास बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करता है, ख़ास तौर से ऐसी बेवकूफ़ियाँ जिससे उसके पैसे कमाने या उसके अपर मिडिल क्लास में जाने या उसके अमीर बनने की संभावनाओं पर असर पड़ता है। तो हम 5 ऐसी बातें बताने वाले हैं और ये 5 ऐसी बातें इस तरह की हैं, इन सारी बातों को डेटा पे आधार पे निकाला गया कि मिडिल क्लास जो पैसे के डिसीजन हैं वो रैशनली ना लेके साइकोलॉजिकली लेता है, यानी वो दिमाग में उसके गलत धारणाएं बनी हुई हैं उसके आधार पे डिसीजन लेता है। और इस पूरी थ्योरी पे रिचर्ड थैलर नाम के एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने एक थीसिस लिखी, जिन्होंने काफ़ी काम किया और जिस पे उन्हें 2017 का इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार मिला। और इसी आधार पर कंपनियां आपको मैनिपुलेट करती हैं। आपको जो चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए वो भी आप खरीदते हैं, उनको पता है कि आप कैसे बिहेव करेंगे। आप लॉजिकल डिसीज़न नहीं लेंगे, आप साइकोलॉजिकल डिसीज़न लेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी पे, और इसको अंग्रेज़ी में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। वो बहुत मुश्किल ऐसे शब्द लगते हैं सुनने में इकोनॉमिक्स में, लेकिन बहुत आसान चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि चमत्कार की आशा। चमत्कार की आशा क्या, आपको अपने बहुत सारे दोस्तों ने आपको बोला होगा, आपको भी लगता हो सकता है, लगता हो एक दिन आप अमीर बन जाएंगे। हम सब इतने टैलेंटेड हैं, 2-4 साल में आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, आप करके कुछ दिखाएंगे, करोड़ों रुपए आपके पास हो जाएंगे। ये बात आप दोस्तों ने बहुत बार बोली होगी, बहुत बार आपने भी बोली होगी, आपसे बोली गई होगी। सबको लगता है कि उनके दोस्त सबसे टैलेंटेड दुनिया में हैं, और या उनके परिवार वाले, और आप कुछ ना कुछ तो बड़ा करेंगे, आपको देख के लगता है। और हो सकता है 1,000-2,000 लोगों में कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा कर ले, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, ये एक सच्चाई है। और बड़ा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो वो जो मेहनत लगातार करने वाली चीज़ है, उसको किए बिना भी लोगों को लगता है कि वो बड़ा कर लेंगे। तो ये पहली चीज़ हो गई कि जहाँ पर आप लॉजिकल डिसीजन ये सोच के नहीं लिखते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और अगर फिल्मों की बात करें तो बताती ना कि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ है तो अभी अंत नहीं है। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी फेयर नहीं होती है सबके लिए। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंडाउमेंट इफेक्ट। एंडाउमेंट इफेक्ट क्या है, बहुत आसानी से समझा सकता है। आपके पास कुछ है, आपके पास एक कार है, आपके पास एक मोटरसाइकिल है, पुरानी हो गई है, सेकंड हैंड हो गई, हो सकता है आपके पिताजी की खरीदी हुई घड़ी हो जो 50 साल पुरानी हो गई हो, HMT की घड़ी हो 30 साल पुरानी हो गई। आपको लगेगा ये घड़ी एंटीक है, आपको लगेगा ये कार है, जो भी आपके पास है वो आप संभाल के रखेंगे क्योंकि आपको लगता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और इसमें हम चीज़ों को ओवर एस्टिमेट करते हैं। बहुत सारा कबाड़ा हम जमा करके रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम फेंकते नहीं हैं, उनका बार बार इस्तेमाल करते हैं कि हम पैसे बचा रहे हैं, जो कि कई मामलों में सही नहीं होता। और इसका गलत जो बड़ा आर्थिक नुकसान क्या होता है, जैसे आपने गलत शेयर में पैसे लगा दिए, आपने गलत म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे आपने पेटीएम के IPO में पैसे लगा दिए, 10-15 हज़ार रुपये लगाए थे और वो अब 6-7 हज़ार रुपये ही रह गए। मैं एक हाइपोथेटिकल आंकड़ा दे रहा हूँ। 15 हज़ार लगाए, 6-7 हज़ार रह गए। अब आप उस पैसे को निकालेंगे नहीं, आप कहेंगे ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा साहब? कंपनी के सारे इंडिकेटर निगेटिव हैं। बढ़ेगा इसलिए क्योंकि वो निगेटिव है और हमने खरीद रखा है तो बढ़ जाएगा। और हो सकता है कि वो 20 साल बाद बढ़ के 15 हज़ार हो जाए। लेकिन जो अमीर आदमी होता है, जो इन्वेस्टर, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, जो जानकार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, या शेयर मार्केट की बात नहीं है, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली हो, गलत खरीद ली, आपने कार खरीद ली जो आपकी सुविधा के हिसाब से सही नहीं है, आप उसको नहीं बेचेंगे। स्मार्ट लोग क्या होते हैं, उसको बेच के निकल लेते हैं, उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। आपने उसको उसी पैसे को पता चला बजाज फाइनेंस और टाटा एलेक्सी में इन्वेस्ट कर दिया तो वो अब तक बढ़ गया होता। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप पेटीएम में ही अटके रहेंगे। ये है एंडाउमेंट इफेक्ट, पहली चीज़। तो एंडाउमेंट इफेक्ट का मतलब समझ गए, घर में जो आपके कबाड़ा जमा है वो एंटीक नहीं है। हर पुरानी चीज़ एंटीक नहीं होती है। हर इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखा है, हर आपके पास जो प्रॉपर्टी है, वो उसकी वैल्यू ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़, जैसे कई लोगों को लगता है कि उनका घर 4 करोड़ का बिक जाएगा, 5 करोड़ का बिक जाएगा, जबकि इलाके के बाकी घरों की कीमत 50 लाख रुपए होती है। क्यों लगता है? या 1 करोड़ रुपये होती है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि वो घर उनका है। तो ये एंडाउमेंट इफेक्ट है, पहली बेवकूफ़ी यहाँ होती है। दूसरी चीज़ एंडाउमेंट इफेक्ट से ही मिलती जुलती चीज़ है, वो है संक इफेक्ट। संक इफेक्ट का मतलब क्या है? आप एक फिल्म देखने गए, 250 रुपये का टिकट लिया, मान लेते ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखने गए, और बहुत बुरी फिल्म निकली। 15 मिनट में आपको झेलना मुश्किल हो गया, उठ के आप बाहर जाना चाहते हैं, मोबाइल चलाना चाहते हैं, लेकिन आप 2.5 घंटे बर्बाद करेंगे। क्यों? आपने 250 रुपये खर्च किए भाई।
तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने पैसे बर्बाद कर दिए हैं, अब आप समय भी बर्बाद करेंगे। तो आपने 250 रुपये बर्बाद किए हैं तो आप 2.5 घंटे भी बर्बाद करेंगे। आपने कुछ और ऐसी चीज़ ले ली जहाँ घाटा आपको हो रहा है, वो भी आप बर्बाद करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, मान लीजिए आपको एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र होना है, आपने यहाँ से सामान ख़रीद लिया, आपको पता है कि वो दूसरे शहर में जाके आपको सामान सस्ता मिल सकता है, लेकिन आप यहाँ से सामान लाद के ले जाएंगे, उसको बेचेंगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है, पहली चीज़ तो एंडाउमेंट इफेक्ट है कि आपका उससे एक इमोशनल चीज़ है कि आपके पास वो है तो महंगी है। दूसरी चीज़, आप पहले ही नुकसान उठा चुके हैं तो अब आप और नुकसान उठाएंगे, क्योंकि उससे वो नुकसान कवर हो सके। अगला, इसी उदाहरण में आप फिर से जो शेयर मार्केट का या प्रॉपर्टी का या रियल एस्टेट का उदाहरण देख सकते हैं कि आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, अब आप उसमें बंधे रहेंगे जब तक वो निकलना है। क्या स्मार्ट लोग, स्मार्ट इन्वेस्टर, हम अपर मिडिल क्लास वाले लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन जब उनको भरोसा होता है कि वो चीज़ें ठीक हैं। उदाहरण के लिए, आपने एक शेयर में इन्वेस्ट किया, वो घाटे में चला गया और उनको लगता है कि वो बढ़ेगा आगे, तो फिर वो उसमें बने रहते हैं कि हाँ, या उसको एवरेज आउट करते हैं, खरीदते हैं कि वो बढ़ के बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। वो रिटर्न देगा या नहीं देगा वो बात की बात है, लेकिन हाँ, भरोसा होता है लॉजिकल तरीके से। लेकिन जो संक कॉस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये होता है कि आपने कोई चीज़ घाटा उठाया और उसके बाद उस घाटे को उठाते रहते हैं, क्योंकि आपने उसमें घाटा उठा लिया। तीसरी चीज़ है ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, ट्रांजैक्शनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? मैं 1,000 रुपये के जूते खरीदना चाहता हूँ, मान लेते हैं। मैं घर के बाहर निकला, पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पर एक शोरूम है जूते का, वहाँ जूता देखा, 1,000 रुपये का है, मैंने कहा खरीद लेते हैं। फिर मुझे पता चलता है यही 1,000 रुपये का जूता अगर मैं 1 किलोमीटर दूर या आधा किलोमीटर दूर, जहाँ तक मुझे पैदल चल के जाने में 10 मिनट लगेंगे, जाऊँ तो 900 रुपये का मिलेगा। यानी 10 मिनट में अगर 100 रुपये बच सकते हैं तो मैं बचाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा? मैं पैदल जाऊँगा, 900 रुपये का जूता वहाँ से ख़रीद लूँगा। 100 रुपये 10 मिनट। अब बात करते हैं कि मैं घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे गया और 25-30 हज़ार रुपये का एक टीवी देखा। 30,000 रुपये का टीवी देखने के बाद मुझे पता चला 10 मिनट दूर मैं टीवी खरीदूं तो मुझे 100 रुपये मिल जाएंगे, बच जाएंगे मेरे 100 ही रुपये बचेंगे, और 10 वो 100 रुपये बचाने की जगह मैं 100 रुपये खर्च करूँगा। अब आप कहेंगे परसेंटेज का फ़र्क पड़ता है। परसेंटेज का फ़र्क नहीं पड़ता। आपके 10 मिनट खर्च हो रहे हैं और 100 रुपये बच रहे हैं। आपके 10 मिनट की कीमत 100 रुपये से कम है, इसीलिए आप पहले 100 रुपये बचा रहे थे 1,000 रुपये की चीज़ पे। अभी भी आपको 10 मिनट खर्च करके 100 रुपये बचाने हैं। तो यहाँ पर फिर वही बात आती है कि आपको बचाने चाहिए। लॉजिकल डिसीजन कहता है कि बिल्कुल बचाने चाहिए, क्योंकि 100 रुपये की कीमत आपके लिए अभी भी बराबर है, समय भी आपका 10 ही मिनट लग रहा है, लेकिन अब आप नहीं बचाएंगे क्योंकि आप 30,000 की चीज़ खरीद रहे हैं। ये एक चीज़ है। और इस चीज़ के गलत इम्पैक्ट कहाँ पड़ते हैं? बड़ी बड़ी चीज़ों में। जहाँ पर आपको ज्वेलरी खरीदनी होगी तो आप किसी लोकल शॉप से या किसी बनाने वाले से जाके, जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न, नेगोशिएट करने की जगह आप जो शोरूम दिखेगा वहाँ चले जाएंगे कि 4 पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन भरोसा तो मिलेगा, ब्रांड तो मिलेगा। तो जो ब्रांड ज़्यादा महंगा आपसे चार्ज करते हैं, स्पेशली जैसे आईफोन जैसे आपसे ज़्यादा चार्ज करता है, क्यों? आपको वो जो सेटिंग चेंज करनी होती है एंड्रॉयड इस्तेमाल करने की, वो अभ्यास होने में 10-15 दिन लग सकते हैं। तो वो बचाने की जगह आप ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। ब्रांड आपसे इस बहाने ज़्यादा पैसा वसूलते हैं। आप उसके बहाने बहाना देंगे कि आईफोन ज़्यादा अच्छा है, एंड्रॉयड ख़राब है। मतलब लोग इस तरह के तर्क देते हैं कि आईफोन जो है वो अमेरिका में बनता है, और जो गूगल जो है वो आपके मोहल्ले की, जो क्या कहते हैं, कल्लू मैकेनिक की दुकान है, उसकी कंपनी है जहाँ एंड्रॉयड फ़ोन गूगल बनाती है। तो हो सकता है आज से 10 साल पहले गूगल के एंड्रॉयड और आईफोन में ओएस लेवल पे बहुत सारे फ़र्क थे, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। तो अभी जो 10 मतलब अभी जो ब्रांड आपको ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, सिर्फ ब्रांड के नाम पे लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, या टेलर मेड चीज़ों की जगह रेडीमेड चीज़ें ले लेते हैं। मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, ज़्यादा दाम पर वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो ट्रांजैक्शनल यूटिलिटी जो सोच है हमारी मिडिल क्लास की, उसको कंपनियां उस डेटा को अच्छी तरह से समझती हैं। हर मिडिल क्लास आदमी को लगता है कि अगर उसका कौन बनेगा करोड़पति में नंबर मिल जाए, या लॉटरी का टिकट मिल जाए, या सोने की ईंट पड़ी मिल जाए, तो वो कोहिनूर हीरा टाइप का कहीं से हीरा मिल जाए पड़ा हुआ, तो वो अमीर बन जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? मान लेते हैं आपकी तनख्वाह 50,000 है,
15,000 आपने मकान के किराए और ट्रांसपोर्टेशन में रखे, 15,000 आपकी यूटिलिटी में रखे, 10,000 आपने अपने शौक के लिए रखे, 40,000 खर्च हो गए और 10,000 आपने सेविंग कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, उसी महीने उसी दिन आपको 10,000 एक्स्ट्रा और मिल गए, 5,000 एक्स्ट्रा और मिल गए। अब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, सारे शौक पूरे हो चुके हैं। अब जो अचानक से आपको एक कैश बैक मिल गया, 10,000 रुपये नगद आपके अकाउंट में आ गए। अब आप क्या करेंगे? आप उससे करेंगे पार्टी, आप घूमने जाएंगे, आप कपड़े खरीदेंगे। अचानक से आपको याद आएगा कि आपने बहुत समय से कोई अच्छी घड़ी नहीं खरीदी है, आप जूते खरीदना चाहते थे, वो नहीं खरीदा है। आपको अपनी गर्लफ्रेंड को लेके डिनर पे जाना था या पत्नी को लेके डिनर पे जाना था, वो नहीं करने गए। आप वो पैसा उसमें खर्च करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये जो पैसा है ये फ्री का पैसा है। ये मेंटल अकाउंटिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग अगर एक्चुअल करने बैठेंगे तो होगा कि भाई ये पैसा ज़रूरत का था, पूरा हो गया, ये पैसा शौक का था, पूरा हो गया, अब जो पैसा बचा है वो सारा सेविंग में जाना चाहिए। लेकिन आप सेविंग नहीं करेंगे, एक्चुअल और लॉजिकल अकाउंटिंग के हिसाब से सेविंग नहीं करेंगे, आप मेंटल अकाउंटिंग करेंगे कि ये फ्री का पैसा आया, चलो पार्टी करते हैं, आज तो पार्टी होगी। और इसीलिए जो लोग लॉटरी का टिकट जीतते हैं, जो लोग कॉन्टेस्ट जीतते हैं, उन सारे लोगों को बाद में बहुत ग्रो कर जाए, बहुत अमीर बन जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है उस पैसे, क्योंकि उसमें से बहुत सारा पैसा वो कोई महंगी गाड़ी खरीदने में लगा देंगे, कोई मकान 2-3 प्रॉपर्टी खरीद लेंगे जिनका उनको कोई इस्तेमाल नहीं होगा, वो सारी चीज़ें कर देंगे और फिर उसको एंडाउमेंट इफेक्ट के ज़रिए जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि वो गाड़ी उनकी है तो वो तो फरारी है या लंबोर्गिनी है या मर्सिडीज़ है या BMW है, वो तो बिक ही जाएगी बाद में। ठीक है, लॉजिकल एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप कुछ पैसा गाड़ी खरीदने में लगा दें, कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दें, तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो 4 मकान खरीद लेंगे कि भले ही महीने में एक बार बम्बई जाना होता है, लेकिन जाएंगे तो कम से कम होटल में तो नहीं रहना पड़ेगा, अपना मकान तो होगा। कुछ नहीं होगा तो किराए पे उठा देंगे। अब सवाल उठता है कि आप किराए पे उठा देंगे तो महीने में एक बार जाएंगे तो रहेंगे कैसे? रहेंगे तो किराए पे कैसे उठाएंगे? और इन्वेस्टमेंट है तो उसको बेचेंगे कब? तो वो बहुत सारी इलॉजिकल चीज़ें मेंटल अकाउंटिंग की वजह से होती हैं, जिसका फ़ायदा कंपनियां फिर से उठाती हैं। तो जो कैशबैक आपको दिखाती हैं कि 100 रुपये की चीज़ पे 10% कैशबैक, और उस 10% कैशबैक के लिए आप ऐसी 100 रुपये की चीज़ें खरीदें जिनकी आपको ज़रूरत ना हो। तो कुल मिलाकर ये 5 चीज़ें हैं मिडिल क्लास को मिडिल क्लास बनाने वाली बेवकूफ़ियाँ। इनसे बचिए। बाकी तो बहुत सारी चीज़ों पे हम बात कर ही रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और दूसरा जो इस वीडियो का दूसरा पार्ट है कि क्या आप मिडिल क्लास हैं, वो ज़रूर देखिए। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।